Good afternoon, students. Today we are going to discuss the second part of ion exchange chromatography. Previously, we have discussed the introduction, classification, ion exchange resins, their properties. Now we'll be discussing the mechanism of ion exchange chromatography. फिर आती है हमारे पास आयन एक्सचेंज की टेक्निक्स। आयन एक्सचेंज की टेक्निक्स तीन तरह की हैं, फ्रंटल एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट। फ्रंटल एनालिसिस में क्या है, इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है आयंस की। डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट में क्या है कि कॉलम में डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट ऑफ कॉलम इज अकम्पनिश्ड बाय मींस ऑफ सब्सटेंस which has a very high strong affinity for exchanger। इस मेथड में हम ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिसमें एक्सचेंजर के साथ जिसकी हाई एफिनिटी हो। फिर इल्यूशन मेथड आता है। इल्यूशन मेथड में क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और उसको कॉलम में से निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ एफिनिटी ऑफ द आयन एक्सचेंजर। फिर आते हैं कुछ क्रोमेटोग्राफिक पैरामीटर्स जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी आयन एक्सचेंज की एफिशिएंसी। फर्स्ट है रेट ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। किस रेट ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब किस रेट पे आपके आयंस एक्सचेंज होने हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब वो उस आपके कॉलम में से किस स्पीड पे डिफ्यूज निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो रेट। फ्लो रेट जो है वो वेरी करते हैं फ्रॉम 0.5 to 5 ml पर मिनट। हर एक टाइप ऑफ आयन का फ्लो रेट जो है वो अलग होगा। फिर आती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे पॉलीस्टाइरीन बीड है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, और अगर हम उसमें कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप डाल दें जैसे कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा देते हैं पॉलीस्टाइरीन के साथ, तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। या अगर हम कोई पॉलीमर है उसकी क्रॉस लिंकिंग करा दें, मतलब वो आपस में ही उसको कहीं बीच में स्ट्रक्चर में लिंकिंग करा दें, तो क्या होगा, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है उसमें आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या है, कोई भी सब्सटेंस स्वेल कब करता है, वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ रेजिन्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है पार्टिकल्स की हाइड्रेट करने की या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के साथ उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो उस वजह से वो स्वेल कर जाते हैं। और स्वेलिंग तब तक होती है जब तक एक इक्विलिब्रियम सा नहीं बन जाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा, स्मॉल हो सकता है, उससे उसके हिसाब से हमारे पास रेट ऑफ आयन एक्सचेंज उस पर डिपेंड करेगा। जितना स्मॉल साइज होगा उतना सरफेस एरिया लार्ज होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ आयन एक्सचेंज होगा। फिर आते हैं हमारे पास पोरोसिटी। पोरोसिटी में क्या है, आपके पास जितना ज्यादा सब्सटेंस जो है वो हाईली पोरस होगा और उसके ऊपर मतलब लार्ज सरफेस एरिया होगा जिससे हम चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट हो जिसके ऊपर चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उससे क्या होगा, वो हाई बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाएगा। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा हाई बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, उतनी ज्यादा पोरोसिटी हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में क्या है, आयन एक्सचेंज के सॉल्यूशंस जो वो सिलेक्टिव होते हैं। कोई सॉल्यूशन जो है वो किस तरह के रेजिन के साथ सेपरेट होगा, कोई किस तरह के रेजिन के साथ सेपरेट होगा। फिर आती है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, बाय हम रेजिन का वेट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, उसको हम कॉलम में प्लेस करते हैं और उसमें से हम KCl सॉल्यूशन को पास कर देते हैं। इसमें K पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, उससे उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि ये किस तरह के आयंस को अपना एक्सचेंज कराता है। देन इज एक्सचेंज कैपेसिटी। ये किस पे डिपेंड करेगी, ऑन द क्वालिटी ऑफ आयंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर बाय 1 ग्राम ऑफ एयर ड्राई आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, 1 ग्राम अगर उसकी क्वांटिटी को हम एक्सट्रैक्ट कराते हैं पानी में से, तो उसमें से किस तरह के आयंस निकलते हैं, दैट विल डिसाइड द एक्सचेंज कैपेसिटी। उसके बाद आता है हमारे पास क्रॉस लिंकिंग। अगर हमारे पास कोई रेजिन है, नॉर्मली रेजिन पॉलीमर बड़े बड़ी साइज के होते हैं,
अगर उनके बीच में ही हम क्रॉस लिंकिंग करा देंगे तो उससे भी उसकी जो एफिनिटी है उस पे फर्क आता है। दिस इज द डायग्राम शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें होता क्या है, हमने दो तरह के आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स की थी, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। अब अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जैसे मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स है, मान लो उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज हैं आयंस, कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हम कोई ऐसा क्रोमेटोग्राम ले लेते हैं जिसमें एनायंस का एक्सचेंज होना है। यहाँ पे जो रेजिन है वो ये नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे हमारा कॉलम है, सपोज कॉलम में ये रेजिन है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड आएगा, पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। जब नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड टू इमोबिलाइज्ड कैटायन सरफेस। ये जो कैटायन सरफेस है इसके ऊपर आपके नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स जो है वो बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके, बाकी बचे आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, जो ये पॉजिटिवली चार्ज है आपका मोबाइल फेस जो है उसके साथ वो अपने आप धीरे धीरे कॉलम में से पास हो जाएंगे और सेपरेशन हो जाएगी। इस तरह से आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। उसी तरह से अगर हम ये एनायन एक्सचेंज हुआ है, कैटायन लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जो जो बाइंड करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो निकल जाएंगे इस यहाँ पे। जो आयन एक्सचेंज है उसकी सिलेक्टिविटी होती है। सिलेक्टिविटी इन जनरल, आयन एक्सचेंज फेवर द बाइंडिंग ऑफ आयंस ऑफ, किस तरह के आयंस का एक्सचेंज कराना पसंद करते हैं आयन एक्सचेंजर्स। फर्स्ट इज जिनमें हायर चार्ज हो, चार्ज ज्यादा हो, डिक्रीज्ड हाइड्रेटेड रेडियस हो और इंक्रीज्ड पोलराइजेबिलिटी। तीन चीजें हैं, हाई चार्ज, डिक्रीज्ड हाइड्रेटेड रेडियस और इंक्रीज्ड पोलराइजेबिलिटी। इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमने दो सॉल्वेंट्स यूज किए, सॉल्वेंट रेजर्वोयर था, सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2। सॉल्वेंट में अक्सर ये होता है, जैसे हमने HPLC में किया, कि सॉल्वेंट के अंदर कोई गैस होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे डी गैसर यूज करते हैं। दोनों सॉल्वेंट्स के लिए अलग अलग डी गैसर 1, 2 मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये सॉल्वेंट्स दोनों मिक्स किए जाएंगे, उनको हाई प्रेशर पंप से पास किया जाएगा। पहले उसको प्री कॉलम से पास करेंगे, जो कुछ भी पार्टिकुलेट होगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट वो आगे सैंपल हमारा जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा और यहाँ पे हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है, वो सैंपल के साथ मिक्स होगा, वहां से फिर से कॉलम के अंदर से पास होगा और यहाँ पे उसकी सेपरेशन हो जाएगी, उसको हम एनालाइज करेंगे और जो वेस्ट है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली जो है आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, उसको HPLC के साथ यूज करते हैं, तो मतलब इसमें उसी तरह से प्रेशर भी डालना है आपने, कॉलम भी उसी तरह के है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, सेपरेशन जो हो रही है वो कैटायंस या एनायंस की हो रही है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इफेक्ट ऑन पीएच। पीएच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। For example, varying pH is usually a preferred way to change selectivity in ion exchange separations. मतलब अगर हम किस तरह के आयंस को सेपरेट करना चाहते हैं, उससे हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम pH को थोड़ा सा बदल देंगे तो जो उसकी सिलेक्टिविटी है आयन एक्सचेंज की वो बदल जाएगी। उसने किस तरह के आयंस को एक्सचेंज करना है, दैट विल वेरी। और अगर pH हम इंक्रीज कर देते हैं, एन इंक्रीज इन pH लीड्स टू ग्रेटर सैंपल आयनाइजेशन। जितनी pH ज्यादा होगी
सैंपल में आयंस ज्यादा होंगे एंड रिटेंशन इन एनायन एक्सचेंज HPLC, और रिटेंशन जो है वो ज्यादा होगी। एग्जाम्पल हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, इनके ऊपर पीएच का इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिक्रीज इन पीएच फेवर्स रिटेंशन ऑफ बेसिस बाय कैटायन एक्सचेंज HPLC। इंक्रीज जो हो रहा था वो क्या कर रहा था, ग्रेटर आयनाइजेशन कर रहा था इन एंड रिटेंशन कर रहा था एनायन एक्सचेंज HPLC में। डिक्रीज ऑफ पीएच क्या कर रहा है, बेसिस की रिटेंशन बढ़ा रहा है बाय कैटायन एक्सचेंज HPLC। इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स, जिनमें उस तरह के लोकल एनेस्थेटिक्स जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें क्या है, एडिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू मोबाइल फेज रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड रिटेंशन। मतलब हमने क्या करना है, मोबाइल फेज में दो सॉल्वेंट, जैसे हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे थे सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट 2, अगर थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, रिटेंशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल अगर ले लें हम मिथेनॉल की, एसीटोनाइट्राइल की, इनको अक्सर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग चेंजेस इन सिलेक्टिविटी। हमें सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने किस तरह के आयंस को सेपरेट करना है, वो सिलेक्टिविटी लाने के लिए हम सॉल्वेंट्स बदलते रहते हैं। उसी तरह से हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कई बार यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ बफर्स। इफेक्ट ऑफ बफर्स में जैसे आयन एक्सचेंज की बात करें, समटाइम्स अ पर्टिकुलर सॉल्ट इज सिलेक्टेड टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर और वीकर रिटेंशन। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सॉल्ट को हम यूज करते हैं ताकि उसका रिटेंशन टाइम जो है वो बढ़ाएं या घटा दें। अगर हम स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसर लेंगे जो इजीली आयंस को डिस्प्लेस कर देगा, वो क्या करेगा, सैंपल रिटेंशन टाइम रिड्यूस कर देगा मोर देन द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वीक डिस्प्लेसर। दो ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसर लेते हैं, एक वीक डिस्प्लेसर लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसर होगा वो क्या करेगा, आपका सैंपल रिटेंशन टाइम जो है वो रिड्यूस कर देगा एज कंपेयर टू वीक डिस्प्लेसर। और अगर वैसे बात करें तो मोर हाईली चार्ज डिस्प्लेसर्स आर स्ट्रॉन्गर। एग्जाम्पल है इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसर्स इन एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में फ्लोराइड की सब कम है, उसके बाद ऑक्सलेट की है, फिर सिट्रेट की है। फिर आती है हमारे पास एडवांटेजेस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। सबसे पहली एडवांटेज है डिटेक्टेबिलिटी। इट इज यूजफुल फॉर डिटेक्शन इन मेनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आल्सो फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक आयंस विद पुअर यूवी एब्जॉर्बिविटी लाइक एल्काइलमीन्स एंड सल्फोनेट्स। एल्काइलमीन्स और सल्फोनेट्स के डिटेक्शन में ये बहुत हेल्प करती है हमारी। फिर हमारे पास आता है प्रेपरेटिव सेपरेशंस के लिए। यूजुअली क्या होता है कि इसको प्रेफर करते हैं हम जब हमारे पास वॉलेटाइल बफर्स होते हैं। वॉलेटाइल बफर्स क्या करते हैं, मोबाइल फेस को रिमूव कराने में हमारी इजीली हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजफुल टू रिजॉल्व वेरी कॉम्प्लेक्स सैंपल्स। कई बार सैंपल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मल्टी स्टेप सेपरेशन करनी है, तब हमें ये हेल्प करती है टेक्निक। उसके बाद यूजफुल फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनोमेटेलिक्स। ये कहाँ पे हमें यूजफुल है, बायोलॉजिकल ओरिजिन के कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर और ऑर्गेनोमेटेलिक्स के साथ। देन हमारे पास इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम एफिशिएंसी जो है वो लेस है, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव कंट्रोल ओवर सेलेक्टिविटी एंड रेजोल्यूशन भी कम है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, वो कॉलम पे डिपेंड करती है, अगर आप किस टाइप का कॉलम आप उसमें यूज कर रहे हो। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसकी एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट वन सॉल्ट इनटू अदर। एक सॉल्ट को दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेट्राप्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम बनाने के लिए टेट्राप्रोपाइल सॉल्ट को यूज करते हैं, उसमें एक आयन दूसरे आयन में एनायन में चला जाता है। देन
आता है आपके पास, इट इज यूजफुल फॉर प्री कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन टू ऑब्टेन इनफ फॉर एनालिसिस। मतलब हमने कोई सॉल्यूशन बनाना है, उसकी कंसंट्रेशन जानने के पहले, कंसंट्रेशन डिटरमिन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं देन टू प्रिपेयर डीआयनाइज्ड वाटर, जिस ऐसा पानी जिसमें फालतू के आयंस ना हो। वाटर पॉलिशिंग इक्विपमेंट के लिए में भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ सिमिलर आयंस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मिक्सचर आ गया हमारे पास सोडियम का, हाइड्रोजन का और पोटेशियम का, इसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं तीनों तरह के आयंस को। फिर हम इसको यूज कर सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब ये सारे थे जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये सारे हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग से। देन हमारे पास आता है एप्लीकेशन टू रिमूवल ऑफ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। फॉस्फेट आयन जो है उसको हम कैल्शियम और बेरियम जो है उसकी रिमूवल के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैल्शियम और बेरियम जो है, फॉस्फेट है, वो कैसे रिमूव होता है? सल्फोनिक एसिड कैटायन एक्सचेंजर यूज करके। उस एक्सचेंजर में क्या होता है, आपके पास बेरियम और कैल्शियम जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं विद हाइड्रोजन आयंस, और फॉस्फेट आयन जो है वो कॉलम में से पास कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में हमने कल भी डिस्कस किया था, उसमें कैल्शियम हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। हम क्या करते हैं, हम सोडियम मेटल के साथ एक कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं जिसपे सोडियम मेटल जो है लगा हुआ है, तो वो सोडियम मेटल निकल जाता है और कैल्शियम जो उसके साथ आ जाता है, तो पानी जो है वो आपका सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि कैल्शियम को उसने रिमूव कर दिया वाटर में से। नेक्स्ट इसको यूज कर सकते हैं फॉर कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। पानी में से बिल्कुल ही सारे मिनरल्स, कैटायंस, एनायंस सब कुछ निकालने के लिए, मतलब पानी में आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम हो सकता है, इन सबको रिमूव कर सकते हो। क्लोरीन, नाइट्रो, सल्फेट ग्रुप हो सकते हैं, इनको हम OH के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ये हमारे पास मेटल्स होते हैं, इनकी सेपरेशन के लिए कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ शुगर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए यूज कर सकते हैं। और कुछ और एप्लीकेशंस में इसका आता है हमारे पास, मेडिकल फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कितनी अमाउंट है उसकी मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। ड्रग्स की मेजरमेंट के लिए कर सकते हैं। ड्रग हमारी बॉडी के अंदर चलेगी, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो टूटेगी, तो उसके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनको सीरम और यूरिन में असेस कर सकते हैं थ्रू आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। फूड रॉ मटेरियल को असेस कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। उसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं विटामिन्स और प्रिजर्वेटिव्स की मेजरमेंट के लिए, जो हम फूड में यूज कर सकते हैं।